हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर को क्लास 10th के। यदि बच्चों आपने इससे पहले वाले भागों के वीडियो नहीं देखा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, आइए पढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, वर्गीकरण माने होता है बांटना। क्या होता है? बांटना, विभाजित करना। तो देखिए, रसायन के विकास और नए तत्वों की लगातार खोज के कारण तत्वों की संख्या में बढ़ती गई। मतलब जब एक के बाद एक तत्वों की खोज हुई तो तत्वों की संख्या बढ़ती गई तथा इन सभी तत्वों के गुण धर्मों को याद करना और समझना कठिन हो गया। इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी या हुई। ठीक बच्चों, चलिए अब आके देखते हैं हम कुछ और हेडिंग नोट कर लो। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं क्या बच्चों, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो बच्चों, इनका जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, इन्होंने सन 1829 में तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनमें रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके अनुसार यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को एक ही समूह में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले तथा तीसरे तत्वों के जो परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। आइए बच्चों, हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास तीन एलिमेंट है। पहला नंबर एग्जाम्पल समझिएगा, लिथियम है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 7। इसका परमाणु भार 7 होता है। ठीक है, कॉमा। उसके बाद सोडियम Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 23 होता है, कॉमा। और जो आपके पास है पोटेशियम, कौन बेटा? पोटेशियम, इसका परमाणु भार होता है 39। क्या होता है? 39। तो इसमें कह रहा है जो तीन है, जो सोडियम का ये निकालना है तो ये क्या होगा, माध्य इसे निकालना है सोडियम का। तो औसत औसत परमाणु भार कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले वाले और अंतिम वाले को जोड़ दो, Li+K, अब इनका कर दो आधा। ऐसे आप निकाल सकते हो। देखिए बच्चों, अगर हम इनको जोड़ें कितना आएगा? Li का कितना है? 7। पोटेशियम का कितना है? 39/2। अब इनको जोड़ो बच्चों, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46। 46 का 2 से भाग देंगे तो 23। तो बच्चों 23 आ गया ना। ऐसे ही आइए एक दो एग्जाम्पल हम और उठाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2? इसमें जैसे है पास क्लोरीन है। क्या बच्चों? क्लोरीन, इसका परमाणु भार जैसे मान लिया अप्रॉक्सी 35। उसके बाद हमारे पास है ब्रोमीन। ठीक है, Br, इसका परमाणु भार हमने मान लिया 81। ठीक है, और हमारे पास एक है आयोडीन आई, इसका परमाणु भार हमने मान लिया 127। ठीक है, अब इसका में आयोडीन का औसत परमाणु भार चाहिए, किसका बेटा? आई का। आई का नहीं, Br का, बीच वाला चाहिए ना बेटा। Br का औसत परमाणु भार। तो फार्मूला कैसे लगाया बेटा? पहले वाले आखिरी वाले को जोड़ दो, Cl+I, इनको 2 से डिवाइड दे दो, 2 से क्या कर दो? डिवाइड। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को Cl की वैल्यू कितनी है? 35 ना। और I की वैल्यू कितनी है? 127/2। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के आओ आधा करो तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए बच्चों, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, और 3 2 5, 1 6, और एक ये 1/2। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2 8 16, 2 1 कम 2, 81 आ गया बच्चों। देखो 81 है ना। इसका मतलब बेटा जो इन्होंने नियम बताया था कि अगर तीन तत्वों को एक क्रम में परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो बीच वाला जो तत्व है वो दोनों वाले को जोड़ के आधा के बराबर होगा। मतलब जिसे हम लोग औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदों की योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों, अब हम लेके आए हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इन्होंने सन 1863 में एक सिद्धांत दिया जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, जैसे सारे गामा पा धी पा धा नी सा, देखो सारे गामा पा धा नी सा,
उस देखिए पहला शब्द जो है वो अंतिम तत्व से मैच कर रहा है। देखो बेटा पहला शब्द जो है वो अंतिम शब्द से मैच कर रहा है ना। इसका मतलब बेटा अगर हम पे किसी तत्व को इस क्रम में रखें ऐसे, तो हर 1 2 3 4 5 6 7, इसको ले लो 8, हर आठवां तत्व का जो गुण होगा वो समान होगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसका मतलब बेटा पहले वाले का गुण आठवें वाले से समान होगा। आइए उदाहरण देखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। उदाहरण क्या बच्चों, जैसे हम यहाँ लिखने चल रहे हैं, देखिएगा सारे गामा पधा निशा के क्रम में पहले लिखते हैं, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा सा हाइड्रोजन, लिथियम क्रम में लिख रहे हैं बच्चों, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, देखिए बेटा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन के बाद सोडियम क्यों लिखा बेटा? इसके बाद पहले अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जो जैसे हीलियम की और जितने भी नोबल गैसेस है तो उनकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए बेटा सबको परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, परमाणु क्रमांक के क्रम में नहीं रखा गया था। लेकिन जब उनकी खोज हो गई है तो इनको एक क्रम में बना दिया गया है, ठीक है बेटा। तो इसमें कहने का मतलब सारे गामा पाधा निशा सा के बाद जो प्रॉपर्टी आएगी उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। समझ गए बच्चों? नोट कर लो। चलिए बच्चों, इनके हम आपको परमाणु क्रमांक बता दें। इसका इस समय 1, और इसका था कितना बेटा? हीलियम आता है, हीलियम का खोज नहीं हुआ तो ये अभी प्रेजेंट टाइम 3 है, 3 है। ये कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 9, 10वें की खोज नहीं हुई थी बेटा। 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सॉरी 20 होगा, क्योंकि 18 की भी खोज नहीं हुई थी। आर्गन है ना बच्चों, ये कितना होगा? 20। 18 में वाले तत्व की भी खोज नहीं हुई थी, क्योंकि बेटा जैसे ये हीलियम ना, लिथियम, ये सब नियोन, नहीं, हीलियम के बाद नियोन आता है ना बच्चों। 8वां तत्व बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसमें 8 जोड़ो कितना आएगा? 10, ठीक है। फिर 8 जोड़ो 18 हो जाएगा, आर्गन। तो बेटा इन सब की पहले खोज नहीं हुई थी। क्या? इनकी खोज नहीं हुई थी, ये बाद में पाए गए हैं, बाद में आए, ठीक है। तो इसी वजह से देखो हर 8वें तत्व के बाद, देखो 8वां क्यों माना गया, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होगा। तो देखिए दूसरे के बाद 8वां तत्व क्या? 10वां ही तो होगा। वही इसमें 8 जोड़ो तो 10 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ो 18। तो इन सबके गुण 1 होंगे, वही ये सिद्धांत बताना चाहता है, ठीक बच्चों? नोट कर लो। चलिए बच्चों, सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडेलीव ने उस समय जो ज्ञात थे, मतलब उस समय ज्ञात तत्वों 57
उस समय ज्ञात तत्वों 57 बेटा, पहले 57 तत्व ज्ञात थे, ठीक बेटा। उस समय तत्व जो ज्ञात थे वो कितने थे? 57, ठीक है। ज्ञात तत्वों को उनके उनके भार के क्रम पर रखा। किसके? उनके भारों के क्रम में सेट किया या रखा, सेट कर दे, रखा, ठीक है, रखा। तो इस क्रम में रखने पर, तो इस क्रम में रखने पर, तो इस क्रम में रखने पर यह पाया गया कि एक नियमित अंतर के बाद रखने पर यह पाया गया कि एक नियमित अंतर के बाद, एक नियमित अंतर के बाद, एक नियमित अंतर के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व यह पाया गया कि इसे एक समान गुण वाले तत्व होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद लिखेंगे कि तो इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों? आवर्तिता कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर मेंडलीफ ने नियम दिए। आइए बच्चों देखते हैं मेंडलीफ का मूल आवर्त सारणी का नियम क्या है। नोट कर लो इसको। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, नोट कर लो बच्चों। हेलो बच्चों, चलिए बच्चों अब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण के बारे में हम लिखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। इस आवर्त सारणी में तत्वों को किसके क्रम में रखा गया था बच्चों? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था, बढ़ते क्रम में रखा गया था, ठीक। आइए बच्चों दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, 12 क्षैतिज
पंक्तियाँ हैं जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आइए बच्चों लिखते हैं हम। तीसरे पॉइंट में था इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। क्या थे बेटा? ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिसे समूह कहते हैं। जिसे समूह कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट भी देखते हैं बच्चों। इस सारणी में देखिए बच्चों, इस सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखने के लिए, ठीक है, इस सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखने के लिए एक ही समूह में रखने के लिए कुछ खाली जगह छोड़े गए थे। रखने के लिए कुछ खाली स्थान छोड़े गए थे। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों इतना नोट करो पहले, फिर हम आगे देखते हैं। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, मेंडलीव के जो मूल आवर्त सारणी के लाभ है उसमें हम क्या लिखेंगे, इनके कौन कौन से लाभ है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला, तत्वों के गुणों का अध्ययन में सुविधा हो गई। तत्वों के गुणों में अध्ययन करने की सुविधा हुई। अध्ययन करने में सुविधा हुई। ठीक बच्चों, और दूसरा क्या है? दूसरा है सही परमाणु भार। सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। ठीक बच्चों, तीसरा क्या है, आइए देखते हैं। नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता मिली। तो बच्चों इन्हें आप नोट कर लें। आइए कुछ आगे दोष भी हम देखते हैं। इसके निम्नलिखित दोष थे बच्चों। निम्नलिखित दोष पाए गए। नंबर एक बहुत ध्यान से देखिएगा।
पहला दोष था परमाणु भारों के जो क्रम में रखा गया तो कहीं कहीं दिक्कतें आईं। क्या दिक्कतें हैं, आइए देखते हैं। परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया बेटा, परिवर्तन। अर्थात क्या हुआ बच्चों, आइए देखते हैं कि ज़्यादा परमाणु भार ज़्यादा वाला था तो पहले हो गया। परमाणु ज़्यादा परमाणु भार वाला तत्व पहले और कम परमाणु भार वाला तत्व बाद में आने लगा। बच्चों, जब वैज्ञानिकों ने इस सीरीज का मतलब इस मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का प्रयोग किया परमाणु भारों को ज्ञात करने में, तो कुछ गलत आने लगा। जिससे कम वाला ज़्यादा वाला पहले आने लगा और जिसका भार कम है वो बाद में आने लगा। ठीक है। जब नए तत्वों की खोज हुई तब उनके लिए कोई स्थान नहीं था। तब उनके लिए इस सारणी में कोई उचित स्थान नहीं था। ठीक बच्चों, तीसरा ये देखते हैं कि समस्थानिक समभारिक की जब खोज हुई, समस्थानिक और समभारिक के खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया इसके बाद के टॉपिक को बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को रोककर नोट कर लें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।